हेलो एवरीवन, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो हम अम्ल और क्षार के बारे में देख रहे हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका अम्ल और क्षार की जो वीडियो में। इससे पहले का पार्ट अगर नहीं देखा है तो इससे पहले उसको देखें, जब भी जाके आपको अम्ल और क्षारक के बारे में समझ में आएगा। देन उसके बाद में देखते हैं इसमें अम्ल क्षार के बारे में हमने कुछ जाना था उसमें, उसके बाद में नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो अम्ल तथा क्षारकों में समानता है, तो क्या क्या समानता होती है इसमें, उसके बारे में देखते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन में सिमिलरिटी पूछते हैं तो इसमें आप आसानी से बता देंगे। तो इसमें देखते हैं अम्ल और क्षारक में। तो जो सभी अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, जल में क्या जब उनको हम डालते हैं तो वे H+ आयन देते हैं, और जबकि जो सभी क्षारक होते हैं उसको हम जल में डालते हैं तो वो OH- आयन देते हैं। तो इससे हम इनकी समानताएं जान चुके हैं। जैसे तो अम्ल तो H+ आयन देंगे जल में, और ये जो क्षारक है ये OH- आयन देंगे। इसके बाद में देखते हैं, जब कोई अम्ल या क्षारक हम जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। अम्ल में मिलाने पर आयन की क्या हो जाती है, सांद्रता H3O+ या OH- के प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हम जैसे ही अम्ल और क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं, मतलब जल में। तो ये मिलाने पर क्या हो जाते हैं, आयनों की सांद्रता में। तो जो H+ है वो H3O+ में रहता है, जबकि OH- में रहता है, जबकि जो H+ होता है वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। इसके बाद में देखते हैं और अम्ल और क्षारक की जो प्रबलता है, किसी अम्ल या क्षारक की जो प्रबलता उसके उत्पन्न H+ आयन या OH आयनों की जो संख्या होती है उन पर निर्भर करती है। जिस प्रकार H+ आयनों की हम वो H+ आयनों की संख्या कम होती जाएगी तो वो अम्ल प्रबल होता जाएगा, और उसकी जैसे जैसे ही H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी, मतलब 7 की ओर जाएगी, तो उसकी दुर्बल अम्ल के अंदर ये आएंगे। इसी प्रकार OH आयनों की संख्या पर भी इसी ये क्षार निर्भर करता है। तो इसमें देखते हैं किसी या अम्ल की या क्षारक की जो प्रबलता हम एक सार्वभौमिक जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो सार्वभौमिक इंडिकेटर होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या होता है, अनेक इंडिकेटरों या आदर्श इंडिकेटरों का जो मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। और ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में ये प्रदर्शित करता है। ये सूचक होता है, ये विलयनों में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की जो विभिन्न सांद्रता होती है उनको रंगों में प्रदर्शित करता है। देन इसके बाद में देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो जल की उपस्थिति में जब अम्ल तो ये H+ आयन देते हैं। H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं, जो भी आपने ऊपर जाना था। तो किस प्रकार हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, तो ये H++ में जब जल को हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये H3O+ में हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हम अम्ल HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयन प्लस में क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होगी। अब देखते हैं जैसे जल की उपस्थिति में क्षारक तो OH- देते हैं। तो NaOH को जब हम जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये या जल में डालते हैं या जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये Na+OH- आयन में टूट जाते हैं। तो OH- आयन देते हैं जल में, तो वो क्या होते हैं, तो वो क्षारक के अंतर्गत आते हैं, क्षारक होते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम जल में जैसे ही डालेंगे तो Mg+2 में और 2H वो OH- में ये विखंडन हो जाएगा इसका। तो सभी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जल में जो घुलनशील क्षारक को ही हम क्षार कहते हैं। और जल के साथ जब अम्ल या क्षारक को मिलाते समय हम सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो क्षारक और अम्ल होता है इसको जल में डालते हैं तो इससे क्या होता है, जब हम इसे हिलाते हैं तो इसमें से क्या अत्यंत ऊष्मोक्षेपी, जिसे हम गर्म ताप के रूप में जानते हैं, तो वो निकलती है। तो इस प्रकार समझते हैं। तो अम्ल में हमें जल नहीं डालना चाहिए, जल में हमें अम्ल डालना चाहिए, जिससे हमें ताप का या ताप महसूस नहीं हो। सांद्र अम्ल, जिसे हम गाढ़ा अम्ल में जब जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा, सांद्र अम्ल में जब हम जल मिलाते हैं तो उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होती है या मिश्रण मिश्रित होता है, तो आश्वासित मतलब समझते हैं, जैसे हम पानी में साबुन के पानी में जैसे ही हम
पानी डालते हैं तो उसमें जो झाग आते हैं, इसी प्रकार सांद्र अम्ल में जब हम जल मिलाते हैं तो वो आस्फलित होकर बाहर आ जाता है तथा आप जल सकते हैं। इसके कारण आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण जो कांच के पात्र होते हैं वो भी टूट जाते हैं। अब देखते हैं जल को अम्ल में डालने पर तो मिश्रित आस्फलित होकर बाहर आ जाता है। जो मिश्रण होता है वो बाहर आ जाता है और इससे जो स्थानीय ताप के कारण वो कांच के पात्र भी टूट जाते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हम हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसको ज्ञात करने के लिए जो एक स्केल लिया जाता है या विकसित किया गया है, उस स्केल को ही हम पीएच स्केल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पीएच में जो पी होता है पोषांश, जिसे हम पोटेंज में जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। अब देखते हैं अगर जो पीएच का मान 7 है, 7 मतलब इक्वल 7 के बराबर है, तो वो विलयन होगा। उसकी जो प्रकृति होगी वो उदासीन प्रकृति होगी। और जबकि जो पीएच का मान 7 से कम है, लेस देन 7, तो उसका जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अम्लीय प्रकृति या अम्लीय विलयन के अंतर्गत वो आएगा। और जब पीएच का मान ग्रेटर देन 7 होगा तो उससे क्या होगा, जो प्रकृति होगी विलयन की वो क्षारीय प्रकृति होगी। अब इससे समझते हैं नीचे ये स्केल से 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें देखते हैं HCl, H2SO4 और NH3 जो नाइट्रिक एसिड होता है, इसमें क्या होता है, जो H+ आयन की मात्रा होती है, तो जैसे जैसे H+ आयन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो वो दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। और जब H+ आयन की मात्रा जैसे जैसे घटती जाएगी तो वो प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें प्रबल अम्ल होगा वो एसिटिक अम्ल होगा और कार्बनिक एसिड होगा। देन इसके बाद में देखते हैं प्रबल क्षार में तो H+ आयन की या OH- की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी या इसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसमें ये जो आएंगे वो प्रबल क्षार के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें प्रबल क्षार है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। और जैन जब दुर्बल क्षार जैसे जैसे OH- आयन की सांद्रता या मात्रा कम होगी तो इसमें आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड या दुर्बल क्षार को हम समझ सकते हैं, जब इनको हम जल में डालते हैं तो ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः ये विखंडित नहीं होते हैं, ये अर्धांश में होते हैं मतलब पूर्णतः। और जबकि जो प्रबल क्षार होते हैं इसको हम जल में डालते हैं तो ये पूर्णतः जल में आयन के रूप में टूट जाते हैं। जैसे NaOH को हम जब जल में डालेंगे तो ये Na+OH- आयन में टूट जाता है और K+OH- में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम Ca+2 में और OH- में ये जल में टूट जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं नीचे पीएच स्केल को दर्शाया गया है। इसमें 0 से 7 और 7 से, सॉरी इधर को लिखा नहीं है, यहाँ पर 14 लिखा आएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे जो 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या होगी, हमारी बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति प्राप्त होगी। और देन 7 से हम 14 की तरफ जाएंगे तो उधर क्या होगी, हमें बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब 7 होगा तो वो उदासीन होगा। मतलब इसमें क्या होता है, अम्ल तो क्षारक की जो मात्रा होती है उसको ख़त्म कर देती है, जबकि जो क्षारक होता है वो अम्ल की मात्रा को ख़त्म कर देता है। तो उदासीन के अंतर्गत ये आते हैं। और जबकि ये नीचे देखते हैं तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, 7 से 0 की ओर जा रहे थे तो, और इधर OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है या H+ आयन की सांद्रता में कमी हो रही है। तो हम दैनिक जीवन में कुछ पीएच का जो महत्व है उसके बारे में जानते हैं। तो ये आपके सिलेबस में है, वो इतना है नहीं है, लेकिन आपको ये एक्सटर्नल टॉपिक से अलग दिया जा रहा है। तो हम जैसे पौधे और पशु के जो पीएच के प्रति जो संवेदनशील होते हैं, तो इसका देखते हैं जो हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच वैल्यू पर जिसे रेंज के बीच में कार्य करता है। और जो वर्षा के जल की जो पीएच का मान होता है वो 5.6 से कम होता है। तो इसे हम 5.6 से कम होने का मतलब होता है अम्लीय, तो इसे हम अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं या अम्लीय वर्षा ही कहलाती है। इसी प्रकार हम
मिट्टी का पीएच के बारे में जानते हैं। तो मिट्टी का अगर पीएच की कमी या उसमें वृद्धि हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी उपजाऊपन है वो होने लग जाती है। तो इसमें समझते हैं तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। तो ये पीएच स्केल दर्शाया गया है, इसमें देखते हैं। तो जो गैस्ट्रिक एसिड होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। और लेमन का इसमें 2 दिखा रखा है, तो 2.2 से के लगभग होता है। और एप्पल का है वो 3 के ऊपर बताता है, मतलब 3 पॉइंट कच्चू और होता है। तो इसमें और टमाटर का होता है वो 4.2 से 4.4 के मध्य होता है। इसी प्रकार हम ब्लैक कॉफ़ी का देखता है तो इसके लगभग जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 होती है। इस प्रकार हम मिल्क का देखते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.4 से लगभग 6.6 के मध्य होती है। इसी प्रकार हम जो प्योर वाटर होता है, जो शुद्ध जल होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू देखते हैं तो वो उदासीन होता है, क्योंकि इसका जो न तो गंध होती है न किसी इसमें कलर होता है, मतलब ये रंगीन होता है। और हम एग्स अंडे का देखते हैं तो इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 8 के लगभग होती है। और बेकिंग सोडा होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 9 के लगभग होती है। और जो हैंड सोप होता है जिसे हम हाथ धोने के रूप में काम लेते हैं, या हैंड सैनिटाइजर जिसे बोलते हैं, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 होती है, 10 के लगभग होती है। ये एग्जैक्ट नहीं दे रखा है तो इसके इसी प्रकार हम अमोनिया सॉल्यूशन लेते हैं तो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो 11 होती है। जो अमोनियम सॉल्यूशन होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, दुर्बल क्षार के रूप में ये आता है, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 11 होती है। इसी प्रकार हम ब्लीचिंग पाउडर का देखते हैं तो इसकी जो पीएच वैल्यू है जो 12 के लगभग होती है। देन जो सांद्रता होती है एल्कालीन्स की, जो सॉल्यूशंस की, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 13 से 14 के मध्य होती है। तो आगे देखते हैं उसके बारे में। इसमें दिखा रखा है नीचे, इधर से ये न्यूट्रल से फ्रंट साइड जाते हैं तो एसिड प्राप्त होते हैं, जब इसके बैक साइड जाते हैं तो हमें बेस प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो स्थान की जो हाल मिट्टी के बारे में देख रहे थे, तो मिट्टी की जो पीएच कम या अधिक हो जाता है तो किसान उसमें आवश्यकता के अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो हमारे जो पाचन तंत्र या उदर का जो HCl उत्पन्न करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, तो हमारे जो भोजन में पाचन में जो सहायक होता है वो क्या होता है, HCl अम्ल होता है। और अपच, जिसे हम एसिडिटी भी कह सकते हैं, तो अपच की स्थिति में उदर में अधिक मात्रा में क्या होता है, अम्ल उत्पन्न होता है, यह एसिड बनने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अम्ल में, जिसके कारण जो हमारे पेट में होता है उसमें क्या होता है, दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है, महसूस होने लगते हैं। इसी प्रकार इस जलन को हम इस दर्द को हम मुक्त करने के लिए इसमें क्या होते हैं, एंटासिड या जिसे हम क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को ये न्यूट्रल या उदासीन करता है। इसमें होता है जो एग्जाम्पल के रूप में जैसे इनो और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देन इसके बाद में देखते हैं पीएच परिवर्तन के कारण जो दंत क्षय होता है, जो हमारे दांत गिरने लग जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे जो पीएच, जो हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम होने के कारण ये क्या होता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, मतलब दांतों में जो इसके संचारण होना स्टार्टिंग हो जाता है। तो इसको जब हम जो ये दांतों का जो एनिमल होता है, जो हमारे जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है, इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जिसे हम दंत वलक के ये क्या होता है, हमारे शरीर का कठोर पदार्थ होता है। और ये जल में क्या होता है, ये घुलता नहीं है, मतलब जल में ये घुलनशील नहीं होता है। लेकिन हमारे जो पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित होने लग जाता है। अतः इसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, दंत को, मतलब दंत वलक को क्षय होने से, मतलब दांत को हम गिरने से या गिरने से बचाने के लिए हम क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करके हम अम्ल की जो आधिक्य होती है, अम्ल की जो अधिक मात्रा होती है, अधिक मात्रा को हम क्षारक द्वारा क्या किया जा सकता है, न्यूट्रल या उदासीन किया जा सकता है। तो इससे हम समझ सकते हैं जब हमारे दांत गिरने लग जाते हैं, मतलब खिरने लग जाते हैं, तो इसको जो हम खिरने को बचाने के लिए क्या करते हैं, तो दांतों को जो क्षारकीय दांत मंजन होता है उसका हम प्रयोग करके जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है उसको हम न्यूट्रल करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं पशुओं और पौधों में उत्पन्न रसायनों से जो आत्मरक्षा करते हैं, जैसे मधुमक्खी का डंक होता है, उसमें जो निकलता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। इसको जब हमारे जैसे शरीर में ये डंक मारती है तो क्या होता है, उस जगह पर जलन और हमें दर्द महसूस होता है।
तो ये डंक का अम्ल छोड़ता है, एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। अगर ये डंक मारे गए अंग को हम ब्लीचिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है, तो इसके जो हमें जब डंक मार देती है तो उस पर क्या करते हैं, हम ब्लीचिंग सोडा को हम उस जगह पर लगा लेते हैं, जिससे हमें कुछ देर बाद राहत मिलने लग जाती है। तो मधुमक्खी के जो डंक के जो दर्द को हम कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का हम इसमें उपयोग करते हैं। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं नेटल के डंक वाले जो होता है, जो क्या करते हैं, ये जो बाल होते हैं इनके जो मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, जलन और दर्द अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर क्या करते हैं, हम डॉग पौधा होता है उसकी पत्ती को रगड़कर किया जाता है। जो इसकी पत्ती को हम रगड़कर उस जिस पार्ट पर जो डंक मारा गया है उस पार्ट पर लगा देते हैं, तो उसके तो जैसे नेटल के जो डंक मार देती है, तो इसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके इलाज के लिए हमें डॉग की पत्ती होती है, जो डॉग पौधे की पत्ती होती है, उनको रगड़कर इस भाग पर हमें उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं हम लवणों का पीएच। जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो इससे जो हमें लवण प्राप्त होंगे वो उदासीन लवण प्राप्त होंगे। तो इसके जो पीएच वैल्यू का मान होगी वो लगभग 7 के बराबर होगी। तो इसमें जो उदाहरण है वो क्या है, हमारा साधारण नमक NaCl। इसी प्रकार हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, हमें अम्लीय लवण प्राप्त होगा। तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम हमें प्राप्त होगी। तो इसमें जो उदाहरण है इसका वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार हम तीसरे पॉइंट पर देखते हैं तो प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक अम्ल होता है, उसको हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमें क्षारकीय लवण प्राप्त होता है और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से अधिक होती है। और इसके जो है इसमें क्या होगा, हमारा जो हमें सोडियम इसके बाद में देखते हैं साधारण नमक से रसायन। तो साधारण नमक से हमारे जो कौन कौन से रसायन होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले होता है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो NaOH। इसके बाद में सेकंड होता है वो ब्रंजक चूर्ण, जिसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaOCl2। और थर्ड होता है वो बेकिंग सोडा होता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। और जो फोर्थ होता है वो धोने का सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसे हम कैल्शियम सल्फेट। और आप अणु इसमें क्या होता है, जल का होता है। इसके बाद में देखते हैं फर्स्ट इसकी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो इसकी जो किस प्रकार हमें इसे प्राप्त किया जा सकता है और किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जो जलीय विलयन में जो लवण होता है, लवण जल, उससे क्या होती है, जब इससे हम विद्युत प्रवाहित करने पर इसमें क्या हो जाता है, वियोजित हो जाती है। वियोजित का मतलब होता है टूटना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, वियोजित होकर उत्पन्न करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर लेते हैं, उसमें एक बीच में मेम्ब्रेन, जिसे हम झिल्ली कहते हैं, उस झिल्ली को लगा देते हैं। तो इस झिल्ली में क्या होगा, जो इसमें हम ब्रीन, जो कि इसमें हम जो क्लोरीन है उसको प्रवाहित करेंगे। तो ये जो NaOH है वो क्या, इसमें ये Na+ और OH- आयन में टूट जाएगा। तो जैसे ये Cl- है तो ये तो H+ आयन की ओर मूव करेगा, जबकि ये सोडियम जो OH- है ये सोडियम की तरफ मूव करेगा। तो इसमें से जो हमें OH की तरफ तो हमें क्या, क्लोरीन गैस, जो कि एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और देन कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। और जो ये हाइड्रोजन गैस होती है इसका उपयोग हम फ्यूल्स ईंधन के रूप में या मार्गरीन और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन, और जिससे ये अमोनिया के रूप में निकलती है उसका हम जो उपयोग करते हैं वो उर्वरक के रूप में हम करते हैं। और जो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है तो इससे हम क्या करते हैं, तो इससे हम वाटर ट्रीटमेंट, इसको वाटर के जो ट्रीटमेंट करने में भी इसका उपयोग करते हैं। और जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें जो पानी की जो गंदगी होती है उसको हम इससे ही सफाई करने में भी इसका उपयोग करते हैं। देन PVC जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड,
इसमें भी इसका उपयोग होता है। इसके और जो पेस्टिसाइड कीटनाशक में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये आपको आगे विस्तृत बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, Na+ और H2O। Na+ होता है वो एक्वस जो जलीय विलयन होता है, और जबकि जो H2O लेते हो हम लोग लिक्विड होता है। तो इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमें एक्वस या जलीय विलयन हमें प्राप्त होगा, और इसमें क्या होता है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। तो एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हमें H2 गैस प्राप्त होती है या हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो कैथोड के पास होता है वो क्या होता है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वो बनता है। ये जो इसका उपयोग है हाइड्रोजन का, इसका क्या होता है तो ईंधन मार्गीन में इसका उपयोग करते हैं, और जो क्लोरीन रहता है उसकी जल की स्वच्छता में इसका उपयोग करते हैं, और PVC और CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो HCl होता है H+ और Cl- जो कि आयनों में टूट जाते हैं, तो HCl का जो उपयोग करते हैं हम इस बात की सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है, और औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ये इसमें क्या होता है, जो धातुओं की ग्रीस होती है, ग्रीस उसको हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और कागज़ फैक्ट्रियों में इसका उपयोग कागज़ बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार इसमें जो Cl2 और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि व्यंजक चूर्ण, इससे क्या होता है हम घरेलू व्यंजन, तो घरेलू विरंजन सा मतलब समझ सकते हैं हम कलर। बी का मतलब होता है हटाना और रंजन का मतलब होता है किसी कलर को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं सेकंड व्यंजक चूर्ण, जिसे हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की जब क्रिया करवाते हैं तो इससे जो हमें प्राप्त होती है तो वो व्यंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमें प्राप्त होगा, प्लस में हमें जल इसमें बाहर निकलेगा। तो इसके जो उपयोग है यूजेज जिसे हम देख सकते हैं, तो वस्त्र उद्योग में जो सूती और लिनेन के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कागज़ की फैक्ट्रियों में जो लकड़ी का मज्जा निकलता है उससे हम इसके कलर को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और रासायनिक उद्योग जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी एक अपचायक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। दैन इसके बाद में जो पीने वाले जल के जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, जिससे हम मुक्त करने के लिए भी रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। दैन इसके बाद में देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, जब हम सोडियम क्लोराइड की जब जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, प्लस में अमोनियम क्लोराइड भी हमें इसमें क्या होता है, ये एक दुर्बल संचारक है। और ये क्या होता है, खाना पकाते समय जब हम गर्म करते हैं तो इसमें जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, तो इसमें जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं या खाना पकाते समय हम जब इसका गर्म या उपयोग करते हैं तो ये क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस में जल प्लस में इसमें क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके बाद में देख लेते हैं इसके उपयोग और देख लेते हैं। देन इसके बाद में तो हम देखते हैं इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है, तो बेकिंग सोडा प्लस में क्या होता है, इसमें टार्टरिक अम्ल मिला होता है, जिससे हम बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। देन इसके बाद में इस अभिक्रिया में जो हमें उत्पन्न होती है गैस, वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसके कारण होती है जो पाव रोटी होती है या केक होते हैं तो इसमें जो खमीर उठ जाता है या फूल जाती है, जिसे हम ये कहते हैं, इससे क्या होता है, ये मुलायम और स्पंजी हो जाता है। स्पंजी का मतलब समझते हैं फॉर्म के साइज़ का, जो इसे हम दबाते हैं तो उल्टी वही साइज़ में ये आ जाती है, उसे ही हम स्पंजी कहते हैं। तो ये एक एंटासिड का एक संघटक भी होता है। इसका उपयोग हम एक एंटासिड मतलब ये क्षारक के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं एसिडिटी होने पर। नेक्स्ट इसके बाद में हम इसका जो चौथा वो पार्ट है वो है, इसमें जो इसका चौथा प्रकार है वो है धोने का सोडा। उसके बारे में जानेंगे तो अगली वीडियो में आपको इसके बारे में और जो इसके बारे में और टॉपिक रह रहे हैं उसके बारे में आपको विस्तृत नॉलेज दी जाएगी। तो आपसे एक गुजारिश है, सबसे पहले तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।